नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक नया चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका नाम है प्रेसिस राइटिंग, और इसे हिंदी में संक्षेपण कहा जाता है। और संक्षेपण का सही शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी गद्यांश या पद्यांश को एक तिहाई भाग में आसान शब्दों में और सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना, जिसकी व्याख्या हम महत्वपूर्ण तरीके से कर सकें, उसे हम हिंदी में संक्षेपण और इंग्लिश में प्रेसिस राइटिंग कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। देखिए, टू शॉर्टन और प्रेजेंट ब्रीफली समरी और एक्सप्रेस मल्टीपल ऑप्शनल कंसेप्ट एनी टॉपिक एन आर्टिकल कमेंट पैसेज एंड एन एसी इज कॉल्ड प्रेसिस राइटिंग। इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ, यहाँ पे ये लाइन ये बता रही है हमारे को कि कोई भी ऐसे हो या पेसेस हो या कोई भी आर्टिकल या कमेंट्स हो, तो जब हम उसको ब्रीफली समराइज करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, या उस पेसेस को हम शॉर्ट करते हैं, या उस पेसेस को हम एक्सप्रेस करते हैं मल्टीपल ऑप्शनल कंसेप्ट के साथ में, मल्टीपल चॉइस के साथ में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, तो उन्हें हम इंग्लिश में प्रेसिस राइटिंग कह सकते हैं। आप इसे दूसरे शब्दों में देख सकते हैं, प्रेसिस डिनोट्स ए ब्रीफ, concise, clear and well connected abstract, especially in the limited words summary or of a given passage। मान लीजिए आपके सामने कोई पैसेज दिया हुआ है और अगर आप उसकी समरी को डिनोट करना चाहते हैं, वो भी लिमिटेड वर्ड्स में, तो उसके लिए जो आप एब्स्ट्रैक्ट यूज करेंगे वो वेल कनेक्टेड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एकदम कंसाइज होना चाहिए और बिल्कुल ब्रीफ होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी आपको देता है प्रेसिस। जब आप इतनी सारी क्वालिटी एक साथ मेंटेन करते हैं, तो ये सारी की सारी क्वालिटी को प्रेसिस कंडक्ट कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं इसकी एक यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज और इसकी डेफिनेशन बना करके, कि किसी भी टाइप का कोई आर्टिकल हो, पेसेज हो, एसे हो या कोई भी कमेंट हो, हमें उसको एक्सप्लेन करना हो या उसको रिप्रेजेंट करना हो, वो भी शॉर्टन मेथड से या ब्रीफली मेथड से, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन के साथ में, तो उस कंसेप्ट को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिस राइटिंग। और प्रेसिस राइटिंग होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा होता है सब्जेक्टिव टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं मेनली, और एग्जाम में इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप पैसेज आते हैं, और बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पे सब्जेक्ट टाइप पैसेज आते हैं। लेकिन इन दोनों का ही अपनी जगह एक इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, एक रोल होता है, और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन दोनों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रेसिस राइटिंग। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, टू प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन एनी आर्टिकल, टॉपिक, कमेंट, पेसेज एंड एसे with optional and multiple choice with exemplary concept is called objective type precise writings। इसका मीन्स ये होता है कि किसी भी पैसेज को या किसी भी ऐसे को जब भी आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी मल्टीपल ऑप्शन के साथ में या मल्टीपल चॉइसेस के साथ में, जहां हम एग्जाम्पल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा जो कंसेप्ट है वो एग्जाम्पल के साथ चल रहा है, हम किसी भी चीज को या किसी भी स्टेटमेंट को क्लियर करना चाहते हैं, तो हम उसको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम जो भी राइटिंग यूज करेंगे या प्रेसिस राइटिंग यूज करेंगे, उसका नाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रेसिस राइटिंग। ठीक है, आगे देखिए, सब्जेक्टिव टाइप्स प्रेसिस राइटिंग ये क्या होती है, इसको बड़े ध्यान समझना है कि टू प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन एनी आर्टिकल, टॉपिक, कमेंट, पीसेस एंड essay with easiest brief and shortened summary with grammatical acknowledgements is called subjective type precise writing। ये ऑब्जेक्ट टाइप से थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, या यूं कह सकते हैं कि उसका अपोजिट होता है। यहां भी हमें किसी पेसेस को या ऐसे को जब भी एक्सप्लेन करना हो या रिप्रेजेंट करना हो, तो हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस यूज नहीं करेंगे, हम एग्जाम्पल यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक एप्रोप्राइट हेडिंग और सब हेडिंग बना करके हम उसे
हम उसे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे उसको ब्रीफली और शॉर्टन तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे और हम कुछ यहाँ पे ग्रामेटिकल एक्नॉलेजमेंट भी यूज करेंगे। यहाँ हम समरी के तौर पे उसको यूज करेंगे, लेकिन वो समरी बिल्कुल छोटी सी होगी, यानी 1/3 में होगी। तो इस कंसेप्ट को हम इंग्लिश में कहेंगे सब्जेक्टिव टाइप प्रेसिज राइटिंग। और मैंने जैसा आपको बताया था कि हम इन दोनों का ही एग्जाम में यूज करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिशनल एग्जाम हो, हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट टाइप प्रेसिज राइटिंग आती है। तो हम दोनों ही कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो के बारे में। देखिए, पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और प्रेसिज राइटिंग में पोर्टफोलियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होता है। जब तक आपको इसके मेजरमेंट के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप प्रेसिज राइटिंग में गलती कर बैठेंगे। वो गलती कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि प्रीसिज राइटिंग होती है क्या है, ये इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। देखिए, एक तो होता है समरी एक्सप्लेनेशन विद कॉन्टेस्ट, एक होता है प्रीसिज राइटिंग और एक होता है कमेंट। ठीक है ना, ये तीन कंसेप्ट होते हैं और आपको इन तीनों को समझना है कि जैसे मान लीजिए आप सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास में इंग्लिश लिटरेचर है और वहां पे आपके सामने कोई पद्यांश दिया हुआ है जिसमें पोइट्री दी हुई है, पोइम्स दी हुई है और आपको उसको एक्सप्लेन करना है विथ ट्रांसलेशन, है ना, और उसको भी ब्रीफली आपको एक्सप्रेस करना है। तो उस कंडीशन में हम जो प्रीसिज राइटिंग यूज करते हैं या जो राइटिंग यूज करते हैं, जो पैसेज यूज करते हैं, जो समरी यूज करते हैं, वो होगी आपकी 1/2, यानी कि हाफ, 1/2। ठीक है। दूसरा, अगर प्रीसिज राइटिंग है तो उस कंडीशन में हम 1/3 यूज करेंगे। इसका मीन्स ये हुआ कि 1/3, जो 1/3 भाग होता है वो हम प्रीसिज राइटिंग में यूज करेंगे। यानी कि आपके सामने जो भी पेसेस है और आप उस पेसेस को डिफाइन करना चाहते हैं, उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ओनली फॉर 1/3 भाग यूज करना है। तीसरा होता है कमेंट। कमेंट का मतलब होता है आपको वन वर्ड के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। मान लीजिए आपके सामने 5 लाइन दी हुई है और उसे आपको एक्सप्लेन करना है, वो भी 1 वर्ड में, तो उस कंडीशन में हम कमेंट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, कमेंट, प्रीसिज राइटिंग, समरी विद एक्सप्लेनेशन विद काउंटेस, ये तीनों के तीनों प्रीसिज राइटिंग के ही पार्ट हैं। लेकिन इन तीनों का मेजरमेंट अलग है कि अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो कॉन्टेस्ट के साथ में तो वहां पे आपको 1/2 यूज करना है। आप अगर प्रीसिज राइटिंग यूज कर रहे हो वो भी सब्जेक्टिव टाइप, तो आपको 1/3 यूज करना है और कमेंट यूज कर रहे हैं तो आपको 1/5 यूज करना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर इस मेजरमेंट को भी क्लियर कर रही है, वो भी एग्जांपल के द्वारा, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए आपके सामने 100 सेंटेंस है और 100 सेंटेंस के अंदर आपकी समरी दी हुई है और आपको उसको विद कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करना है, ट्रांसलेट करना है। तो उस कंडीशन में आपका जो एस्टिमेट होगा वो होगा 50/100, यानी कि आपको 100 शब्दों को 50 शब्दों में लिखना है। उसको हम इंग्लिश में कहेंगे समरी एक्सप्लेनेशन विद कॉन्टेक्स्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल और हायर एजुकेशन और ये मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल तक ही काम में आती है, उसके बाद काम में नहीं आती है। अब चलते हैं प्रीसिज राइटिंग की ओर। मान लीजिए आपके सामने कोई पेसेज 300 शब्दों का दिया हुआ है, ठीक है, और 300 शब्दों को हमें 100 शब्दों में एक्सप्रेस करना है। 100 शब्दों में, समझ रहे हैं मेरी बात को आप? 300 शब्दों को 100 शब्दों में एक्सप्रेस करना, उसे रिप्रेजेंट करना, उसे हम इंग्लिश में प्रीसिज राइटिंग कहते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप प्रीसिज राइटिंग। इसके बाद आता है कमेंट। कमेंट का रोल क्या होता है? मान लीजिए आपके सामने कोई 5 सेंटेंस दिए हुए हैं या कोई 5 शब्द दिए हुए हैं या कोई बड़ी लाइन दी हुई है और आपको उसको 1 वर्ड में एक्सप्लेन करना है, तो उस कंडीशन के लिए हम यहाँ पे कमेंट का प्रयोग करते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि द पर्सन हु वर्क्स इन द हॉस्पिटल टू क्योर द पेशेंट, ठीक है, मैंने कितना बड़ा सेंटेंस यूज किया, तो यहां पे मैं एक 1 वर्ड यूज करूंगा और उसका नाम होगा डॉक्टर। तो डॉक्टर यहां पे कमेंट आ गया, ठीक है ना, यानी एक बड़ी लाइन को हमने समराइज किया, ब्रीफली उसको शॉर्टन किया, तो वहां हमने जो वर्ड यूज किया उसे हमने इंग्लिश के अंदर यहाँ पे कमेंट के तौर पे पास कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिलेगी और मिली होगी, और ये होता है प्रीसिज राइटिंग का पोर्टफोलियो। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीसिज राइटिंग पढ़ रहे हैं और हमें पढ़ना है सब्जेक्टिव टाइप प्रीसिज राइटिंग के बारे में और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीसिज राइटिंग के बारे में। लेकिन मेनली एग्जाम में सब्जेक्ट टाइप प्रीसिज आता है तो उसे हमें 1/3 पार्ट में यूज करना है, यानी कि 300 शब्दों को 100 शब्दों में डिफाइन करना है, और वो भी हेडिंग के साथ में, सब हेडिंग के साथ में। और आगे हम कैसे करेंगे वो मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब हम आपके सामने फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स का मतलब होता है मुख्य विशेषताएं, मेन साइलेंट फीचर बोलते हैं इसको, और मैंने करीबन 19-20 सबके फीचर्स बनाए हैं। तो सबसे पहले
मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रेसिस राइटिंग के बारे में और उसके बाद हम चलेंगे सब्जेक्टिव टाइप प्रेसिस राइटिंग के बारे में। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आप एक एक रूल्स को, एक एक फीचर्स को अच्छी तरह समझेंगे तो आपका एक एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले पढ़िए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रेसिस राइटिंग क्या होता है। देखिए, पहला रूल्स है हमारा, पहला फीचर है, इट मस्ट बी रीड आउट कंस्टेंटली टिल टू गेट परफेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका मतलब यह हुआ कि आपको किसी भी पैसेज को, जो भी आपका पैसेज दिया हुआ है समरी के लिए, उस पैसेज को आपको उस कंडीशन तक पढ़ना है, पढ़ते रहना है, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है, कंस्टेंटली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, जब तक कि आपको परफेक्ट आंसर ना मिल जाए किसी भी दिए गए फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए। मान लीजिए आपके सामने कोई पैसेज दे दिया और मल्टीपल चॉइस दे दिया आपके सामने, और आपको किसी एक का आंसर पूछा जा रहा है और आपको उसका आंसर सही तरह से पता नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले उस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। जब आप पैराग्राफ को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तभी आप आंसर को अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो हमारा पहला रूल्स यही है कि हमें पैसेज को उस कंडीशन तक पढ़ना है जब तक कि हमें उस फॉलोइंग क्वेश्चन का, यानी दिए गए क्वेश्चन का परफेक्टली आंसर ना मिल जाए। इसके बाद दूसरा टॉपिक है, इट रिप्रेजेंट ऑप्शनल मल्टीपल चॉइसेस। जो तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी होता है उसमें मल्टीपल चॉइस मिलते हैं, ऑप्शनल मिलता है, यानी कि आपको एक ही चीज का आंसर देने के लिए आपको 3 हेल्पर पॉइंट मिलते हैं। आप चारों में किसी भी दिए गए ऑप्शन को देख करके जो भी अप्रोप्राइट होता हो उसको आप सेलेक्ट करके आंसर दे सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप एसेस की सबसे अच्छी खास बात ये होगी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे और किसी ऑप्शन में से किसी अप्रोप्राइट को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है, इट आस्क अबाउट थीम, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्ट, आइडियाज रिलेटेड प्रेसेस। यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रेसेस होते हैं ना, इसमें क्या होता है, मेनली प्रेसेस के जो आइडियाज है, जो उसके ऑब्जेक्ट है, यानी कार्य है, उद्देश्य है, इंपॉर्टेंस महत्व है, और जो उसकी थीम अवधारणा है उसके बारे में पूछने का प्रयास करता है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन, जो एक्सट्रीमली जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो हमेशा प्रीसिस से रिलेटेड होते हैं, उसके आइडिया से, उसके ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस और जो उसकी थीम होती है उससे कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, चौथी चीज देखिए, इट आस्क अबाउट ओनली फैक्ट एंड एलिमेंट्स विच आर गिवन इन द प्रेसिस। सबसे बड़ी बात यह है और सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। यानी कि जो पैराग्राफ में जो फैक्ट दिया हुआ है, यानी कोई एलिमेंट दिया गया है, अगर वो एप्रोप्राइट बात कर रहा है, वो डिटरमाइनली बात कर रहा है, तो उसके बारे में हम एग्जैक्टली आंसर देंगे। हम आइडिया से आंसर नहीं दे सकते। हम हमें उसको जैसे अबाउट के तौर पे हम आंसर नहीं दे सकते, हमें एग्जैक्टली आंसर देना पड़ेगा। मान लीजिए उसमें पूछा, जैसे आपको मान लीजिए पैराग्राफ में दिया गया है कि इंडिया 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुआ, तो वो एग्जैक्ट फैक्ट है, वो एग्जैक्ट आपका एलिमेंट्स है, तो हमें वो ही अप्रोप्रिएटली यूज करना पड़ेगा, हमें फैक्ट टू फैक्ट आंसर देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, इट मेंटेन्स ट्रांसलेशन एंड वर्ड मीनिंग। सबसे बड़ी बात है, इसमें कई बार एग्जाम में ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है। मान लीजिए कोई एक लाइन दे दी गई आपको और कहा जाएगा कि आपको उसका ट्रांसलेट करना है, ठीक है। आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने को भी दिया जा सकता है और हो सकता है कि वर्ड का ट्रांसलेशन करने को भी दिया जा सकता है। तो वर्ड्स का मीनिंग भी पूछा जा सकता है, उसका हिंदी मीन, उसका एंटीनिम्स, उसका साइनोम्स, वो भी पूछा जा सकता है। यानी कि ग्रामेटिकल प्लस वोकेबुलरी नॉलेज भी यहां पे पूछा जा सकता है। इसके बाद इट आस्क अबाउट एंटीनिम्स एंड साइनिम्स एंड सिमिलर वर्ड्स। मैंने आपको बताया था ना इसमें कि यहाँ पे विलोम शब्द, जो पर्यायवाची है या समानार्थी शब्द है, ऐसे शब्दों के बारे में भी बात की जा सकती है और मोस्टली ऐसे पैराग्राफ में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसके बाद देखिए, इट बेस्डली ऑन डब्ल्यूएच क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रेसिस राइटिंग होती है उसमें 90% जो क्वेश्चन होते हैं, 90% के बारे में बात कर रहा हूं, 90% क्वेश्चन हमेशा डब्ल्यूएच बेस्ड होते हैं, यानी कि उसमें डब्ल्यूएच का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए, वी मस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस लाइक टेंस एंड मॉडल। सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहले क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज करना है कि वो क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में दिया गया है। मान लीजिए वो टेंस के फॉर्मेट में है कि मॉडल के फॉर्मेट में, पहले तो आपको ये पहचानना है। दूसरी बात, अगर वो टेंस के फॉर्मेट में है तो कौन से टेंस में दिया गया है, क्योंकि टेंस भी 12 प्रकार के होते हैं, मॉडल भी करीबन आपके 14 प्रकार के होते हैं। तो कौन सा मॉडल यूज हुआ है, कौन सा टेंस यूज हुआ है, कौन से फॉर्मेट में यूज हुआ है, कौन सी लैंग्वेज में यूज हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको पहले क्लियर करने के बाद उसके बाद आपको आंसर भी उसी फॉर्मेट में लिखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस आपका फ्यूचर सिंपल टेंस का है, तो आपको आंसर भी फ्यूचर सिंपल टेंस में ही देना है। मान लीजिए आपका कोई मॉडल कैन का आया, तो आपको आंसर भी फिर कैन के अंदर ही देना है। तो इस चीज का आपको बड़ी विशेष तौर से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं।
इट इज यूज टू एग्जामिन वोकेबलरी एंड ग्लोसरी टेस्ट ऑफ कैंडिडेट। सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रेसिस राइटिंग से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां कैंडिडेट्स का ग्लोसरी और वोकेबलरी टेस्ट एग्जामिन किया जाता है, यानी कि उस कैंडिडेट्स को कितना एक्नॉलेजमेंट्स है, यानी कि ग्रामेटिकल वोकेबलरी के बारे में और ग्लोसरी के बारे में। क्योंकि अगर जब तक आपको इन चीजों का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कभी भी उस फील्ड में कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। तो इसका सबसे बड़ा एम जो गोल होता है वो यही होता है कि मान लीजिए एक पैसेज दे दिया और उस पैसेज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मीनिंग के द्वारा या वोकेबलरी के द्वारा या ग्लोसरी के द्वारा आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि लेट, लेट का मतलब होता है लड़का, तो आप इस पैसेज में ढूंढ के बताइए कि इसमें इसका समानार्थी वर्ड कौन सा होगा, कि इस पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीन्स लेड होता है, लड़का होता हो। तो आपको उसको ढूंढ के फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो फाइंड आउट करके वो आंसर देना पड़ेगा। तो ये होता है वोकेबलरी टेस्ट। तो ये कैंडिडेट्स का वोकेबलरी टेस्ट लेने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। We must answer on the fact and elements which are given in the writing according to formative grammatical language। सबसे बड़ी बात, हमने इसको पहले भी रिपीट कर दिया था लेकिन मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई भी फॉर्मेटिव ग्रामेटिकल नॉलेज या लैंग्वेज दी हुई है तो हमें उसी कंसेप्ट में फैक्ट के साथ आंसर देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो हमारा जो भी आंसर है वो फैक्ट पे होना चाहिए, एलिमेंट्स के ऊपर होना चाहिए। हम विदाउट फैक्ट और एलिमेंट्स के बात नहीं करेंगे, और जो भी फैक्ट और एलिमेंट आएगा वो पेसेज के अकॉर्डिंग देना है। जो भी पेसेज में एक्नॉलेजमेंट्स दिया गया है, पेसेज में जो जानकारी दी गई है उसी फैक्ट के बारे में और उसी एलिमेंट के बारे में हमें आंसर देना है, और वो भी फॉर्मेटिव ग्रामेटिकल नॉलेज के अंडर देना है, यानी कि विद ग्रामर के साथ देना है, एक एक ग्रामर के कंसेप्ट के साथ देना है। इसके बाद देखिए, इट इज यूज इन द एकेडमिक एजुकेशनल रिलेटेड एग्जामिनेशन। सबसे बड़ी बात है, इसका जो ये प्रेसिज राइटिंग है यानी ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है, इसका प्रयोग हम 99% एजुकेशनल एकेडमिक एग्जाम होते हैं, यानी मैंने आपको बताया था ना पहले से कि जो स्कूल और हायर एजुकेशन के जो एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में इसका मोस्टली यूज किया जाता है। तो आई होप ये रूल्स और ये फीचर्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और मैंने जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है या समझाने की कोशिश की है ऑब्जेक्ट टाइप को, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे को किसी भी कमेंट के द्वारा आप मेरे से पूछ सकते हैं, या कोई भी आपका कमेंट हो तो आप मेरे को दे सकते हैं, मैं आपका 100% रेजोल्व करने की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं सब्जेक्टिव टाइप प्रेसिस राइटिंग के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यूज किया जाता है, चाहे तो यूडीसी, एलडीसी, एनडीए या आरजीएस या आईजीएस या आईएएस का एग्जाम हो, हर एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव टाइप प्रेसिस राइटिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो इसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या कंडीशंस है, क्या फीचर्स है, वो मैं आपके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, इट मस्ट बी रीड आउट कंस्टेंटली टिल टू गेट अप्रोप्रिएट हेडिंग एंड थीम। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पेसेस को तब तक पढ़ना है जब तक कि आपको उस पेसेस की एप्रोप्रिएट का मतलब उपयुक्त हेडिंग ना मिल जाए, यानी कि टाइटल ना मिल जाए, उसकी थीम ना मिल जाए, कंसेप्ट ना मिल जाए, तब तक आपको उस पेसेस को पढ़ना है। चाहे तो 3 बार पढ़ना पड़े, चाहे 5 बार पढ़ना पड़े, लेकिन जब तक आपको उसका टाइटल नहीं मिले या हेडिंग नहीं मिले ना, तब तक उसको पढ़ते रहना है। याद रखिएगा, आपकी हेडिंग जो टाइटल है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है सूटेबल होना चाहिए। दूसरी चीज, इट प्रेजेंट्स ओनली ब्रीफ समरी। सबसे बड़ी बात है, सब्जेक्टिव टाइप प्रेसिस राइटिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि हमेशा ब्रीफली प्रयोग किया जाता है। ब्रीफली समरी यानी कि बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल में प्रयोग किया जाएगा, 1/3 पार्ट में यूज किया जाएगा, यानी कि 100 यानी 100 आउट ऑफ 300 वर्ड्स में यूज किया जाएगा, यानी कि यह समरी शॉर्टन करेगा। इसके बाद, इट मस्ट बी कंटेन 1/3 पार्ट ऑफ राइटिंग, जो मैंने आपको रिपीट कर दिया है, यानी कि 1/3 भाग ये किसी भी राइटिंग का यहाँ पे कंटेंट करेगा, यानी हमें इतना ही कंटेंट करना है। इसके बाद, इट्स नेचर्स बिलोंग टू एस लाइक ए शॉर्ट पैराग्राफ। सबसे बड़ी बात, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो इसका नेचर होता है शॉर्ट समरी की तरह या शॉर्ट पैराग्राफ की तरह होता है। मान लीजिए तो बड़ा आपके सामने गद्यांश दिया हुआ है या बड़ा आर्टिकल दिया हुआ है या कोई ऐसे दिया हुआ है, और उसको शॉर्ट पैराग्राफ में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो वो उसी की तरह इसका नेचर होता है। दूसरी बात, इट मस्ट बी प्योरली ग्रामेटिकल। सबसे बड़ी बात है कि हम जब भी सब्जेक्टिव टाइप प्रेसिस राइटिंग्स के नोट्स तैयार करेंगे वो हमेशा ग्रामेटिकली होनी चाहिए और प्योर ग्रामेटिकली होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का एरर नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक्स है, इट मस्ट बी अवॉइडेड फ्रॉम इडियम्स, प्रोवर्ब्स, स्टेट स्लोगन्स एंड नैरेगन्स। सबसे अच्छी बात यह है
कि जब भी हम सब्जेक्टिव टाइप प्रेसिस को तैयार करेंगे तो कभी भी हमें मुहावरों का प्रयोग नहीं करना है, कहावतों का प्रयोग नहीं करना है, किसी स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं करना है, कोई स्लोगन नहीं देना है, कोई कमेंट पास नहीं करना है, कोई नरेशन यूज नहीं करना है। बस इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना कि जो भी स्पेशल सुपर पावर नेचुरल वर्ड्स होते हैं जो एक लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, वो हमें किसी भी कंडीशन में हमेशा यूज नहीं करना है, यानी यहां यूज नहीं करना है। इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा यूज करने से आपका ब्रीफ समरी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, वी मस्ट नॉट बी यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क और ए सिंबल ड्यूरिंग प्रेसिस राइटिंग। सबसे बड़ी बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेसिस राइटिंग तैयार कर रहे हो, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप अंडर, है ना, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको कोई सिंबल यूज नहीं करना है और कभी भी आपको पंक्चुएशन यूज नहीं करना है। पंक्चुएशन जो मार्क होते हैं जैसे कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया या इन्वर्टेड कोमा हो गया, ऐसे वगैरह या ये ऐसी चीजें आपको बिल्कुल यूज नहीं करनी है। इसके बाद देखिए, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ राइटिंग टॉपिक। सबसे बड़ी बात है कि अब जब भी हम ब्रीफ समरी बनाएंगे यानी कि प्रेसिस राइटिंग तैयार करेंगे तो हमें सेंट्रल टॉपिक पे बात करना है कि आखिर वो पैराग्राफ हमसे कहना क्या चाहता है, हमें जो वो एक्सप्लेन करना चाहता है वो चीज हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इसके बाद बोल रहा है वी मस्ट यूज अप्रोप्रिएट टाइटल और हेडिंग फॉर द राइटिंग, जो मैं ऊपर भी आपको डिफाइन कर चुका हूं कि हमें हेडिंग और सब हेडिंग पे काम करना पड़ेगा। सब हेडिंग में हम इंपोर्टेंस ले सकते हैं, बेनिफिट्स ले सकते हैं, यूजेस ले सकते हैं, या कुछ ब्लेमिंग्स पॉइंट्स ले सकते हैं, या कुछ एरर ले सकते हैं, और या कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन उसको नोट्स टू नोट्स लेना पड़ेगा, टॉपिक वाइज टॉपिक्स लेना पड़ेगा, और हेडिंग में आपको उसका टाइटल अप्रोप्रिएट लेना पड़ेगा, उपयुक्त लेना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, टाइटल और हेडिंग मस्ट बी 8 शॉर्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप टाइटल यूज करोगे या हेडिंग यूज करोगे वो बिल्कुल छोटे से छोटा होना चाहिए। जितना छोटा यूज करोगे वो आपकी प्रेसिस राइटिंग के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इसके बाद आगे देखिए, सब टाइटल और सब हेडिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन थीम कंसेप्ट स्पेसिफिकली फॉर द इंपोर्टेंस फीचर्स ऑब्जेक्ट एम्स एंड टाइप्स एंड रोल्स। सबसे बड़ी बात ये मैं आगे आपको समझा भी चुका हूं कि जब भी हम सब हेडिंग बनाएंगे, सबसे पहला काम तो क्या होता है, हेडिंग बनाने का, जो बना ली। हेडिंग बनाने के बाद जो हमारा दूसरा काम होता है यानी कि सब हेडिंग बनाने का, यानी कि आप उसके सेंट्रल पॉइंट पे बात करोगे, उसके मुख्य बिंदु पे बात करोगे, तो मुख्य बिंदु है वो आपके अवधारणाओं पे आधारित होनी चाहिए और विशेष तौर से महत्व, विशेषताओं पे और उद्देश्यों के ऊपर या लक्ष्य के ऊपर या प्रकार पे या उसकी भूमिका है उसके ऊपर केंद्रित होने चाहिए। इसके बाद देखिए, मेक श्योर द राइटिंग रिलेटेड थीम्स एंड कंसेप्ट इज नोट डाउन स्टेप बाय स्टेप फ्रीक्वेंटली। और सबसे बड़ी बात है, आपको यह सुनिश्चित भी करना है, मेक श्योर करना है कि आप जो भी थीम से रिलेटेड आप सेंटेंस बना रहे हो, आप टॉपिक बना रहे हो, वो आपको नोट डाउन करना है स्टेप बाय स्टेप, यानी 1 to 1 करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं बीच में से और ले लिया, पीछे से कुछ और ले लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको हेडिंग के अकॉर्डिंग सब हेडिंग बनाना है और सब हेडिंग में आपको वही चीज लेनी है। मान लीजिए आप फीचर्स बता रहे हो तो आपको फीचर्स ही लेने हैं आपको। मान लीजिए आप इंपोर्टेंस बता रहे हो तो आपको इंपोर्टेंस ही लेना है आपको। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, वी मस्ट सेट अप ऑल द लाइंस इन द प्रॉपर क्यू। सबसे बड़ी बात है, हम जो भी लाइन सेट करेंगे, हमें जो भी लाइन यहाँ पे दिखानी है या उसको एक्सपोज करना है, रिवील करना है, तो वो हमारी प्रॉपर लाइन में होनी चाहिए। हमें प्रॉपर लाइन के द्वारा उसको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आगे देखिए, वी मस्ट कंटेन मिक्स्ड एंड कंपाउंड यूनिक सेंटेंस विद मेंटेन मोर देन 2 सेंटेंस। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बड़े ध्यान से समझना है कि मान लीजिए 4-5 लाइनें ऐसी है जो छोटी छोटी लाइनें हैं या एक लाइनें हैं या डेढ़ लाइनें दी हुई है, बड़ी लाइनें हैं, लेकिन उनमें एक ही चीज आ रही है, एक ही कंसेप्ट आ रहा है, एक ही बात कही जा रही है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको पता है कि आपकी समरी को ब्रीफ करना है, शॉर्टन करना है, तो उस कंडीशन में आप 4-5 सेंटेंस को एक कर सकते हो, कंपाउंड कर सकते हो, कंबाइंड कर सकते हो। तो जब आप कंबाइंड करोगे, मिक्स्ड करोगे, तो वो जो मिक्स सेंटेंस होगा वो इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। आपको जितनी ज्यादा हो सके ये कोशिश करनी है कि हम 4 सेंटेंस को एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, वो भी विद ग्रामेटिकल नॉलेज के। इसके बाद अगला रूल्स है कि हाँ सॉरी, उसको मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था। जब भी आप उसको मिक्स या कंपाउंड में कंप्लीट करेंगे तो वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी कि जब भी आप 4 सेंटेंस का एक सेंटेंस बनाओगे ना, तो वो सेंटेंस भी आपका मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी उसका अर्थ निकलना चाहिए, उसका महत्व निकलना चाहिए। जब तक उसका अर्थ नहीं निकलेगा तो फिर आपका कंपाउंड सेंटेंस भी काम में नहीं आएगा। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, वी मस्ट नॉट रिपीट एनी सेंटेंस इन द प्रेसेस। सबसे बड़ी बात ये, कई बार क्या करते हैं बच्चे, गलती कर जाते हैं, एक सेंटेंस लिख दिया उसी को रिपीट करते हैं, तो हमें रिपीट नहीं
नहीं करना है किसी भी लाइन को, इस इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। वी मस्ट यूज ओवन लैंग्वेज इन प्रेसिस राइटिंग बट अकॉर्डिंग टू राइटर कंसेप्ट। सबसे बड़ी बात, ये भी बहुत अच्छी बात है, हमें कॉपी नहीं करना है। कॉपी का मतलब होता है हमें डोमेस्टिक मेथड यूज नहीं करना है। जैसे आपको प्रेसिस में दिया हुआ है या प्रेसिस में दिया तो वैसा का वैसा नहीं लिखना है। आपको कोशिश ये करना है कि राइटर जो भी एक्सप्लेन करना चाहता है तो आपको राइटर की लैंग्वेज में लिखना है, उसके कंसेप्ट में लिखना है, वो जो कहना चाहता है ना उसको उसी के शब्दों में लिखना है, लेकिन उसे अपनी भाषा में लिखना है, अपने विचारों से लिखना है। वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कवि आखिर क्या समझाना चाहता है, उसको कवि के नजरिए से अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करना है। इसके बाद आगे देखिए, वी मस्ट यूज यस, वी मस्ट यूज थर्ड पर्सन रेदर देन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जब भी आप प्रीसियस राइटिंग तैयार करोगे यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्मेट में, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन का प्रयोग नहीं करना है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, माई, मी, वी ओवर अस, और आपका सेकंड पर्सन यू, योवर यू, ये आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। इसके बजाय आपको थर्ड पर्सन का प्रयोग हमेशा करना है, यानी कि इस प्रीसियस राइटिंग के अंदर। आगे देखिए, we must use only given math digits according to precise writing if so। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई पैसेज दिया हुआ है और उस पैसेज में कोई मैथमेटिकल नंबर्स फॉर्मेट में दिया गया है, कोई फिगर में दिया गया है और वहां पे कुछ डेटा कैलकुलेशन की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको वही एग्जैक्ट नंबर यूज करना है। इस इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि प्रतिदिन इंडिया में कैंसर से 10,000 लोग मर रहे हैं, तो ये एक फिगर हो गया, कैलकुलेशन हो गया मैथमेटिक्स में, तो आपको वही कैलकुलेशन आपको प्रीसिस में दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको थोड़ा चेंज कर दिया या आपने उसको रिकरेक्ट कर दिया, तो रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं करना है, आपको एज इट इज लिखना है जैसा वहां पे दिया गया है। इसके बाद आगे देखिए, इट इज यूज इन द कंपटीशन रिलेटेड एग्जाम लाइक यूपीएससी, एनडीए, जो मैं आपको बता चुका हूं, ये ऑलमोस्टली जितने भी कॉम्पिटिशनल हायर एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको इसकी डेफिनेशन, रिकॉग्नाइज, पोर्टफोलियो, फीचर्स, रूल्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिली होगी। और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सब्जेक्टिव प्रीसिस राइटिंग को एक्सप्लेनेशन के साथ में, यानी कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई पैसेज हो और उसे आपको सब्जेक्टिव प्रीसिस राइटिंग के फॉर्मेट में यूज करना हो, तो कैसे करेंगे उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक पैसेज दिया गया है, राइट द प्रीसिस ऑफ फॉलोइंग पैसेज। ठीक है, द हॉर्स इज वेरी यूजफुल एनिमल, इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, it feeds on grass or gram, it is therefore used for riding over long distances, it is used in the cities for carrying luggage by cart, and Avian's horse is world famous, it is used by the military to carry soldiers, it is used in sports, and horse racings and polo are very popular sports in which horse play a part। तो आपके सामने देख सकते हैं एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है और हमें इसको भी डिफाइनिंग करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए हमें यहाँ पे प्रीसिस नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें काम करना होगा इसकी हेडिंग पे। देखिए, आपने ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ हॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं, हॉर्स के फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये कहाँ पाया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या खाता है, क्या करता है, तो हम इसकी यूटिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसके यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारी हेडिंग तो हॉर्स से रिलेटेड होगी। लेकिन दूसरी चीज आपको मैंने बताया था कि जितना हो सके हम इसको शॉर्टेस्ट यूज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो द हॉर्स है एक बिल्कुल इजीएस्ट और शॉर्टेस्ट वर्ड के तौर पे हमने इसको हेडिंग में यूज कर लिया है। आगे देखिए, हमने सेंटेंस लिया है द हॉर्स इज वेरी यूजफुल एनिमल, हमने इसको नोटेट करने की कोशिश की है। इसके बाद हमने ये दिखाने की कोशिश की कि कहाँ पाया जाता है। इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, ये लगभग मतलब हर देश में, हर जगह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। एंड इट फीड्स ऑन ग्रास और ग्राम, और ये खाता क्या है, ये ग्रास और ग्राम खाता है। मतलब जो ग्राम होता है, ग्राम का मीन्स होता है चना। एंड इट इज यूज्ड फॉर राइडिंग, कैरिंग लगेज एंड स्पोर्ट्स, मतलब इसका हम यूज किस में करते हैं, राइडिंग में और
जो भी लगेज होता है उसको कैरी करने में और स्पोर्ट्स के फील्ड में इसका प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 3-3 जो इसके यूजेस है उसको हमने कंपाउंड किया और इसको कंपाउंड करते हुए हमने इसको मिक्स करने की कोशिश की है। यानी हमने सारे के जो इसके फीचर्स हैं, जो इसकी जो यूटिलाइजेशन है, उनको एक साथ हमने यहाँ पे रेफरेंस कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रीसिज राइटिंग बनाना आई होगी और आप देख सकते हैं हमने इसको 1/3 बनाने की कोशिश की है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हेडिंग पे काम करना है। हेडिंग बिल्कुल शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो इसके फीचर्स है, हमने यहाँ पे केवल फीचर्स को और यूजेस को दिखाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि ये यूजफुल एनिमल है, ये हर देश में पाया जाता है, ये हर देश के अंदर पाया जाता है और ये क्या खाता है उसके बारे में बात की। उसके बाद हमने इसके यूजेस के बारे में बात की है। तो सिर्फ आपको इतनी सी ही बात करनी है। और अगर मान लीजिए कोई भी आपके सामने पेसेज दिया गया हो और उस पैसेज में इसी तरह की कोई बातें कही गई हो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। पहले आपको हेडिंग को फाइंड आउट करना है और हेडिंग को फाइंड आउट करने के बाद जो भी उसके फीचर्स हैं, जो लेविसिएशंस हैं, जो उसके एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो भी उसके जैसे मान लीजिए इंपोर्टेंस है, रोल्स है या डीड्स है, कुछ भी हो, तो उसको हमें यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करना है और 1/3 पार्ट में शो करने की कोशिश करना है। चलिए इसके बाद पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव प्रीसिज राइटिंग एक्सप्लेनेशन के बारे में। इसका मतलब क्या होता है उसे बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने पेसेज को पढ़ता हूं, देखिए। One day when Newton was 50 years old and had been working for 20 years, went out of the room for some work. All his hard work was a heap of papers on the table near a lighted candle, which contained all the facts which Newton had found during these 20 years. He had a small dog named Diamond, and Diamond was asleep near the table. When its master had gone, it rose up and jumped on the table and overthrew the lightest candles. The paper at once caught fire and burnt all them into ashes. And when Newton came back, he saw all his hard work and reduced to a heap of ashes. And there stood little Diamonds, who had done all the mischief raising streels, and Newton's knew Diamond was innocent, and to be angry with him was useless. So he patted on the head and kindly as usual and said, "Oh Diamond, you little know the mischief you have done." And he remains calm even later. Two diamonds away, always got the same lovely treatment from his great masters here. तो आप देख सकते हैं हमने इस पेसिस में जहां जहां पर भी हाईलाइट्स किया है वर्ड्स को, वो अप्रोप्रिएटली इंपोर्टेंस लाइन है और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहाँ पूछे हैं। यहाँ पे हम न्यूटन्स के बारे में बात कर रहे हैं और न्यूटन्स के एक डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत यानी कि इनोसेंट होता है, लेकिन जब वो डायमंड वहाँ पर नहीं होते हैं तो वो डॉगी वहाँ पे कुछ ऐसी बदमाशी करता है कि जिसकी वजह से जो उसके इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, वो जो रिसर्च के पेपर्स होते हैं वो जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। तो वहाँ पे न्यूटन उसके ऊपर गुस्सा करने के बजाय उसको इनोसेंट बताता है और उससे प्यार करता है और उसको काम रहने की कोशिश करता है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे स्पेसिस में कही गई है। तो अब हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। देखिए आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस और ऑप्शनल के साथ में क्वेश्चन दिए गए हैं। आप देख सकते हैं हमने स्पेसिस में 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन पूछे हैं। ये आपके सामने 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी में आपको मल्टीपल चॉइस दिया गया है और एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है द हीप ऑफ पेपर ऑन द टेबल वर, यानी कि टेबल पे किस तरह का पेपरों का ढेर लगा हुआ था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो पेपर थे वो किस चीज के थे, तो पेपर थे न्यूटन्स कलेक्शन ऑफ हार्ड वर्क। यहाँ पे हमने जो इसको हाईलाइट्स किया है वो इसका आंसर होगा, यानी कि जो न्यूटन्स था उसकी जो 20 सालों की या 30 सालों की जो मेहनत थी उसके हार्ड वर्क के पेपर थे, उसका कलेक्शन था। दूसरा क्वेश्चन है द पेपर कोट फायर बिकॉज, पेपर को आग लगी, कागज जले, क्यों जले, पेपर में आग क्यों लगी, क्योंकि लाइटेड कैंडल्स वॉज ओवरथ्रू, क्योंकि उस डॉगी के बदमाशी करने की वजह से, उसका पेड़ लगने की वजह से, उसकी पूंछ की ठोकर लगने की वजह से जो लाइटेड कैंडल्स थी जिसमें आग थी, दीपक था, वो वहां पे जल गया था और उसकी वजह से गिरने से उस पर आग लग गई थी। द न्यूटन डिड नॉट पनिश डायमंड बिकॉज, न्यूटन ने उसको डायमंड को पनिश क्यों नहीं दिया, उसको सजा क्यों नहीं दी, क्योंकि इट वाज इनोसेंट, क्योंकि वो निर्दोष था, उसकी कोई गलती नहीं थी। तो जब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद देखिए हार्डवर्क का मीन्स क्या होता है। हार्डवर्क का मीन्स होता है कि
जो न्यूटन के बारे में बात कर रहे हैं, ही वर्क्स हार्ड फॉर 20 ईयर्स टू कलेक्ट फैक्ट्स, यानी कि उन्होंने फैक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी, रिसर्च किया था और उसको रिसर्च को कलेक्ट करने में उसको 20 ईयर्स लगे थे, तो वो हार्डवर्क कहा जाएगा न्यूटन के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पढ़ेंगे फाइंड प्रॉपर नाउन फ्रॉम द पेसेज। इस पेसेज में प्रॉपर नाउन के तौर पे कौन सी चीज है? अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि कभी कभी एग्जामिनर पेसेज के द्वारा आपके वोकैबुलरी और आपके जो आपका जो ग्लोसरी टेस्ट होता है उसको एग्जामिन करने का भी प्रयास करता है। तो देखिए वो आपका एग्जामिन ले रहा है, वो पूछ रहा है ग्रामेटिकल नॉलेज के तौर पे कि प्रॉपर नाउन कौन सा यूज हुआ है। तो यहाँ पे डायमंड और न्यूटन ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर यानी इंडिविजुअल नाउन है। इसके बाद देखिए हाउ ओल्ड वाज न्यूटन, न्यूटन कितने साल के थे? तो न्यूटन थे 50 ईयर्स के, जो कि पहली लाइन में दिया हुआ पेसेस के अंदर। इसके बाद देखिए हु वाज अस्लीप, नींद में कौन था? तो नींद में था डायमंड। कौन था? डायमंड। जब वहां से न्यूटन गए थे उस टाइम वो नींद में था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड न्यूटन वर्क हार्ड, यानी कि न्यूटन ने कितने साल हार्ड वर्क किया था? तो इस पेसेस में 20 ईयर्स दिखाया गया है, तो हमने 20 ईयर्स यहाँ पे दिखा दिया। देखिए 20 ईयर्स यहाँ पे नंबरिकल मैथमेटिकल फैक्ट्स है, तो हमें वही यहाँ पे शो करना है। हम यहाँ पे 21 भी नहीं दिखा सकते, वो दिखा दिए तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप हमेशा फैक्ट के बारे में बात करता है, लॉजिक के बारे में बात करता है, और जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स इस पेसेस में दिया गया है हमें उसी से रिलेटेड आंसर देना है। अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर करने की कोशिश की तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपका फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, जहाँ आपको ऑप्शन दिया जाता है, उस टाइप के पेसेस को, उस टाइप के पेसेस राइटिंग को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप या ऑब्जेक्ट टाइप पेसेस राइटिंग कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। इसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे अगला पेसेज, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन उसे किस तरह से हम डिफाइन करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपके सामने एक पैसेज दिया गया है, मैं उस पैसेज को पढ़ता हूँ, फिर हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ए लर्नड पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट टू अकबर, यानी एक जाने पहचाने विद्वान जो पंडित है वो अकबर के दरबार में जाते हैं। ही टोल्ड द किंग एंड हिज courtiers, courtiers मीन्स होता है दरबारी, दैट ही हैड मिस्ट्री ओवर मेनी डिफरेंट लैंग्वेज, और वो राजा के दरबार में जाके वहाँ के दरबारियों को, राजा को बताते हैं कि उसके पास अलग अलग भाषाओं के ऊपर विशेषज्ञता है, यानी कि वो ज्ञाता है सभी भाषाओं का। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली, वो पंडित कई प्रकार की भाषाओं को फ्लुएंटली बोल सकता है। ही चैलेंज एवरीबडी, उसने वहां पे कोर्ट में सभी को चैलेंज किया, उनको अपनी मदर टंग बताने का, नाम बताने का। व्हेन एवरीवन फेल, जब हर कोई फेल हो गया तो चैलेंज लिया गया बीरबल के द्वारा। एंड उसी रात को बीरबल शांति से चुपके से पंडित के रूम में जाते हैं जहां वो नींद में था। एंड ही विस्पर्ड इनटू पंडित ईयर, और उसके कान में वो टिकटिकी लगाकर वो कानाफूसी करते हैं विद ए फीदर, यानी पंख के द्वारा। एंड द पंडित हाफ अवेक, यानी पंडित आधी नींद में था, वो वहां पे चिल्ला के एकदम उठा सडनली अचानक, और जैसे ही वो चिल्ला के उठा तो उसके मुंह से जो शब्द निकले, है ना, तो वो जो थे वो मदर टंग में थे, उसकी मातृभाषा में थे। तो इससे रिलेटेड एक आपका यहाँ पे छोटा सा पेजेस दिया गया है, और चूंकि मुझे इसकी हिंदी पता है तो मैंने आपको सामने इसकी मतलब जनरली हिंदी कर दी यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पेसेस को 2-3 बार पढ़ना है ताकि आपको उसकी जो सेंट्रल समरी है वो पता चल सके, और उसके द्वारा फिर आपको वहां पे क्वेश्चन का आंसर दे सके। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रामेटिकली नॉलेज के साथ। देखिए मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेसेस में अगर ग्रामर एक्नोलेज हो रही है, मॉडल आ रहा है कि टेंस आ रहा है, तो आपको उसी फॉर्मेट में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर, यानी हमने इसमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया। हु का मतलब होता है कौन, तो अकबर के दरबार में कौन गया, तो हम आंसर लिखेंगे द लर्न पंडित, यानी एक जाना पहचाना विशेषज्ञ पंडित वहां पे गया था। इसके बाद वो डिड ही क्लेम टू नो, उसने जानने का क्या दावा किया, उसने राजा के सामने क्या दावा किया कि वो जानता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ही टोल्ड द कोर्ट, उसने राजा को बताया दैट की ही हैड मास्टरी ओवर मेनी डिफरेंट लैंग्वेज, के पास कई भाषाओं में विशेषज्ञता है। आगे आप दे सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है मेक ए योर ओवन सेंटेंस यूजिंग द वर्ड विस्पर, यानी कि जो विस्पर वर्ड होता है इसका मतलब होता है कानाफूसी करना या फुसफुसाहट करना। तो इसको लेके आपको एक छोटा सा ग्रामेटिकल सेंटेंस अपनी भाषा में लिखना है। देखिए ये आपका वोकैबुलरी टेस्ट हो गया, यहाँ पे एग्जामिनर आपका वोकैबुलरी टेस्ट लेना चाहता है इस पेसेस के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है पिक आउट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पेसेज, यानी कि लाउडली और सेम वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, इसका आपको अपोजिट निकालना है, वो भी पेसेज को ढूंढ के। पेसेज में कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं जो इसके अपोजिट होते हैं, लाउडली के अपोजिट और सेम के अपोजिट, ये आपको यहाँ पे सर्च करके आंसर लिखना है। इसी तरह से पिक आउट द पास्ट टेंस, यानी कि आपके 3 यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं जिनकी पास्ट फॉर्म या टेंस में यूज की गई है, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे टेंस के नॉलेज के बारे में बात कर रहा है, ग्रामेटिकल नॉलेज के बारे में बात कर रहा है, जैसे शाउट तो शाउटेड,
क्राई, क्राइट, चैलेंज, चैलेंज, तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म बना सकते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट सेंटेंस, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच ऑफ फॉलोइंग मीन्स, यानी कि आपको यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं जिनका सेम मीनिंग इस पैसेज में दिया गया है। जैसे मेंबर ऑफ रॉयल कोर्ट, यानी कि शाही दरबार का जो सदस्य होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इस पैसेज में आया है यानी कि कोर्टियर्स। यहाँ हम देख सकते हैं कोर्टियर का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। इसी तरह से एबल टू टॉक इजिली, यानी कि आसानी से बात करना या बात करने के योग्य होना, तो हम उसको बोल सकते हैं फ्लुएंटली। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने ग्रामेटिकल और सिनोनिम्स नॉलेज के बारे में बात कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो पैसेज होते हैं जो आपका जो ऑब्जेक्टिव जो प्रीसिज राइटिंग होती है वहां पे जनरली ग्रामेटिकल नॉलेज, वोकैबुलरी, ग्लॉसरी और जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट्स होता है उसका एग्जामिन करने के लिए, उसका टेस्ट लेने के लिए भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव पैसेज भी आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रीसिज राइटिंग के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी, एक अच्छा नॉलेज मिला होगा। फिर भी किसी प्रकार के कोई डाउट आपके दिमाग में रह जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उससे रिलेटेड एक दूसरा वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।